दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक रिवीजन नोट्स देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ऐसे इस नोट्स में ऐसे चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, ठीक। मतलब ये समझ लीजिए कि कोई भी परीक्षा हो उसमें 50% जो वेटेज है वो इन्हीं सब चीज़ों का है, ठीक है। इसको कम से कम आपको 5-7 बार देखना है। यही प्रश्न, कुछ जो चीज़ें रिपीट होती हैं वो इन्हीं में से रिपीट। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास को देखेंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट आता रहेगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मुगल कालीन साहित्य की हम लोग पहले बात करें। तो ये साहित्य का आप देखेंगे कि किसी भी प्रश्न में किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न जो है जरूर आता है। तो सबसे पहला उसमें नाम है तुजुके बाबरी, ठीक है। और ये जो है बाबर स्वयं लिखा था, ठीक है। और इसकी भाषा क्या थी? तुर्की थी, ठीक। तो आजकल आप देखेंगे कि सीधा सीधा किताब का नाम नहीं पूछता, ठीक है। ये वो ट्रेंड जो है वो पुराना हो गया कि ये किताब किसने लिखी, वो किताब किसने लिखी, ये सब। आजकल उससे भाषा में कितने चैप्टर हैं, ठीक है, वो उसका विषय वस्तु क्या है, ये सब चीज़ें आजकल पूछी जाने लगी हैं। तो उसका लेखक था बाबर, ठीक है। अब फिर आता है कि हुमायूंनामा। तो ये आपका क्रोनोलॉजी भी ऐसे ही है, पहले बाबर आया था, फिर उसके बाद हुमायूं आया था। तो उसकी जो बेटी थी बाबर की, और यानी हुमायूं की जो बहन थी उसने लिखी थी, ठीक है। और इसकी जो भाषा थी वो पर्सियन थी, यानी फारसी भाषा। और इसकी भाषा क्या थी? तुर्की थी। तारीख रसीदी, ये आप देख रहे हैं कि ये भी फारसी लैंग्वेज में है। और ये जो है किसने लिखी है? मिर्जा हैदर दुगलत ने, ठीक। मिर्जा हैदर दुगलत ने तारीख रसीदी। तजकिरात उल वाकयात, ठीक है। तजकिरात उल वाकयात जो किसने लिखी है? ये फारसी भाषा है इसका। और ये जो है जौहर अफ्तावची ने लिखी है, ठीक है। तो आप देखेंगे मुगल काल में ये एक सिंगल आपको मिला था तुजुके बाबरी, ये जो है तुर्की भाषा में था। नहीं, ज़्यादातर आपको फारसी भाषा में ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इनकी जो आधिकारिक भाषा थी वो फारसी ही थी, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको बुक्स जो है फारसी भाषा में मिलेगी, ठीक है। फिर आपको आता है वाकयात मुस्ताकी। वाकयात मुस्ताकी आप देखेंगे फारसी। और इसको लिखा है किसने? रिजकुल्ला मुस्ताकी ने। मुस्ताकी मुस्ताकी मिल रहा है तो इसको इसको याद करने में आसानी रहेगी। तोहफा ए अकबर शाही, ये किसने लिखी है? फारसी लैंग्वेज इसका भी, इसका अब्बास खां सरवानी ने लिखी है, ठीक है। आगे चलते हैं। नफाइस उल मासिर, ठीक है, ये किसने लिखी है? मीर अदाउद्दौला कजवनी ने, फारसी भाषा है। तारीख अल्फी, ये लिखी फारसी भाषा में मुल्ला दाऊद ने लिखी है। तारीख अल्फी, ठीक है, मुल्ला दाऊद ने। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है, ठीक है। अकबरनामा, इसमें अकबर के समकालीन जो भी चीज़ें हुई थी वो सब के लिखा है। आईन अकबरी भी आप देखेंगे कि अबुल फजल ने ही लिखा है, ठीक है। तकबाद अकबरी जो है निजामुद्दीन मोहम्मद ने लिखा है। ये भी सब फारसी में, सब मैक्सिमम जो है वो फारसी में, क्योंकि यही जो है इन लोगों का ऑफिशियल लैंग्वेज था। मुंतखब उल तवारीख, ये किसने लिखी है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ठीक है। ये आप देखेंगे फारसी भाषा में लिखा हुआ। तुजुके जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा है और जहांगीर ने लिखी है। जब आत्मकथा है तो जहांगीर ही लिखेगा। और उनका जो उनकी मदद किसने? मोहतमी खां और मोहम्मद हादी ने की थी, ये लोग तुजुके जहांगीरी। ये भी फारसी लैंग्वेज में है। इकबाल नामा ए जहांगीरी, ये आपका देखेंगे फारसी भाषा में है। मोहतमी खां बख्शी ने लिखी है, ठीक है। और मासरे जहांगीरी किसने लिखी है? ख्वाजा कामगार ने। बादशाह नामा दो लिखी है, एक मोहम्मद आमीन कजविनी ने लिखी है और दूसरा अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस ने पूर्ण किया, ठीक है। ये इसने शुरू किया और इन्होंने बाद में जाकर इसको पूर्ण किया, ठीक है। अमल ए साहिल सालेह, ये मोहम्मद सालेह ने लिखी है। तो इसमें भी आप देखेंगे सालेह जो है ये इससे कॉमन है, तो आपको आराम से तो याद करने में ईजी रहेगा। शाहजहां नामा इनायत खान ने लिखी है, ठीक है। ये काफ़ी फेमस पुस्तक है। और आलमगीर नामा किसने लिखी है? तो फारसी में लिखी है, एक काजिम सिराजी ने लिखी थी। फुतुहात आलमगिरी, ये लिखी है ईश्वरदास नागर ने। तो आप देख रहे हैं ये एक तरह से ये हिंदू मैन है, इन्होंने लिखी है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मासिर आलमगिरी फारसी में लिखी है, साकी मुश्ताक खान ने लिखी है। मुंतखब उल लुबाब किसने लिखी है? खफी खान ने लिखी है, ठीक। नुस्खा ए दिलकुशा किसने लिखी है? भीम से सक्सेना बुरहानपुर, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। मजम उल बहरीन किसने लिखी है? दारा सिकों ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। दारा सिकों जैसा कि आपको पता है कि ये जो है औरंगजेब का बड़ा भाई था, ठीक है। और शाहजहां का बड़ा बेटा था, ठीक है। रज्मनामा, ये आप देखेंगे कि महाभारत के विभिन्न भागों का संकलन है इसमें, ठीक। बदायूनी ने लिखी है, नकीब खां और अब्दुल कादिर लिखी है, ठीक है। ये तीन लोग इसमें थे इसका
संकलन किया गया है और ये फारसी में इस तरह से इसका अनुवाद हुआ है, ठीक है। लिखा लिखा तो क्या ही लिखेंगे लोग। रामायण का आप देखेंगे अनुवाद हो रहा है फारसी में, कि किसने की थी, अब्दुल कादिर बदायूं ने। अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद कौन कर रहा है, तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने, ठीक है। सिरे अकबर ये आप देखेंगे कि अब्दुल फजल ने की थी, अबुल फजल ने, ठीक है। लीलावती फैजी ने लिखी थी, ठीक है। बाबरनामा अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखी थी, ठीक है। और नल दमयंती फैजी ने लिखी थी, ठीक है। अब तो ये तो हो गई मुगल साहित्य की बात है, ठीक है। अब देखेंगे मराठा जो है बहुत सारी संधियां उन्होंने की, ठीक है। अलग अलग कुछ आपस में इन लोगों की संधियां हुई, पेशवा से मराठा से हुई, कुछ मराठा और अंग्रेज से हुई। तो तमाम जो इंटरनल डिस्प्यूट वगैरह इनके थे वो हुई, फिर अंग्रेजों के साथ इनकी जो लड़ाइयाँ हुई उसमें हुई, तो वो सारी संधियाँ जो है बहुत सारी संधियाँ थी, ठीक है। तो कभी कभी आप देखेंगे क्रोनोलॉजी में मिलाने के लिए आ जाता है कि कौन सा पहले हुआ था, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप देखेंगे पुरंदर की संधि होती है 1665 में, 22 जून 1665 में। मुगलों की ओर से जय सिंह थे और शिवाजी थे मराठाओं की तरफ से, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक संधि होती है, ठीक है, पुरंदर की संधि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट आपका वो याद रखिएगा। उसके बाद सूरत की संधि होती है 1775 में, ठीक है। इसमें रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, ठीक है। राक्षस भुवन की संधि 1663 में हो रही है, पेशवा माधवराव, अब यहाँ पे पेशवा आ गए, ठीक है, और यहाँ पे निजाम, इन दोनों के बीच में हो रही है राक्षस भुवन की संधि, ठीक है। संगोला की संधि 1750 में हो रही है, बालाजी बाजीराव और राम राजा के बीच। तो ये आपका पेशवा है और ये आपका मराठा है, ठीक है। पुरंदर की संधि, दूसरी पुरंदर की संधि 1706 में हो रही है, पेशवा माधवराव और अंग्रेज के बीच। तो ये वाली पुरंदर की संधि और ये वाली पुरंदर की संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 1665 में, लगभग इसके 100 साल पहले ही हो रही है। ये 1776 में हो रही है, ठीक है, पेशवा माधवराव के। और 1761 में आप देखेंगे कि क्या हो जाता है, आपका पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, ठीक है। बड़गांव की संधि 1789 में पेशवा माधवराव से और अंग्रेज से, ठीक है, बड़गांव की संधि। सलबाई की संधि 1782 में पेशवा माधवराव और अंग्रेज के बीच में हो रही है, ठीक है। और बसीन की संधि, अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बसीन की संधि 1802 में हो रही है, बाजीराव द्वितीय से और अंग्रेज से। फिर देवगांव की संधि हो रही है। अब ये आप देखेंगे कि ये जो है सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध का परिणाम है, ठीक है। और ये फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध का परिणाम की वजह से ये सब संधियाँ हो रही हैं, ठीक। तो इसमें आप देखेंगे पुरंदर की संधि और बड़गांव की संधि और सलवाई की संधि, ये तीनों जो है फर्स्ट मराठा वॉर से रिलेटेड है। और ये दूसरा सेकंड मराठा वॉर यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे देवगांव की संधि होगी और बसीन की संधि होगी और सुरजी अर्जन गांव की संधि होगी। ये जो है सिंधिया और अंग्रेज के बीच है, और ये बरार के भोसले और अंग्रेज के बीच, ये इसमें। राजापुर घाट की संधि होलकर और अंग्रेज के बीच में हो रही है, ये सब जो है सेकंड मराठा। फिर 1807 ये तृतीय मराठा युद्ध में आप देखेंगे पूना की संधि हो रही है 1800 में, बाजीराव द्वितीय से अंग्रेज, और यहाँ पे ग्वालियर की संधि दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज से बीच में, और ये मंदसौर की संधि होलकर और अंग्रेज के बीच में। यहाँ पे दिक्कत यही थी ना कि जो मराठा लोग थे वो अलग अलग हो गए थे। जैसे होलकर देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे सिंधिया साहब कर रहे हैं, यहाँ पे बाजीराव द्वितीय पेशवा कर रहे हैं, और सिंधिया होलकर जो है ये लोग मराठा थे। दौलत राव सिंधिया यहाँ पे अगेन सिंधिया कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हुई, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी, ठीक है। तो इससे भी जो है एक प्रश्न आप देखेंगे मराठा और पेशवा से रिलेटेड, कभी कोई क्रोनोलॉजी वगैरह पूछता है, और इस तरह से चीज़ें जो है पूछता जरूर है, ठीक है। फिर एक आता है एंग्लो मैसूर वॉर आता है, ठीक है, एंग्लो मैसूर। उसमें आप देखेंगे कुल मिला के 4 वार टोटल है, पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो पहला होता है हमारा 1767 से 69 के बीच में, ठीक है। दूसरा होता है 80 से 84 के बीच में। तीसरा होता है 82 से 99 के बीच में। और फाइनल वाले में जिसमें टीपू मर जाता है तो ये वेलेजली रहता है, और इसमें जो है ये मैसूर जो टीपू सुल्तान वाला था, टीपू सुल्तान और हैदर अली वाला, ये खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो वोडियार का एक छोटा सा राजा रहता है, उसको अंग्रेज अपना पिट्ठू टाइप का बना करके वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे टीपू की मृत्यु हो जाती है। तो पहले वाले में देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग था, तो ये दोनों में वॉरेन हेस्टिंग था, पहले और दूसरे में। तो पहले वाले में आप देखेंगे कि मद्रास की संधि होती है, ठीक, मद्रास की संधि हो रही है। मद्रास यहाँ पे चेन्नई है, यहाँ की संधि हो रही है हैदर और अंग्रेजों के बीच में। तो पहला वाला जो आप देखेंगे जो मराठा वार मैसूर वार था, ये इसमें मोटा मोटी टीपू सुल्तान जीत गया था। सेकंड जो होता है उसमें मैंगलोर की संधि होती है। अब मैंगलोर कहाँ पे है, यहाँ पे है, मैंगलोर समिट अराउंड हेयर, ठीक है। मैंगलोर की संधि हो रही है, ये हैदर और अंग्रेजों के बीच में हो रही है, ठीक है। और तीसरा वाला जो कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था, ये श्रीरंगपट्टनम की हुई थी, श्रीरंगपट्टनम इस समय अराउंड हेयर, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि हो रही है और टीपू के बीच में हो रही है, ठीक है। तो ये सब जो नीचे वाले वार हैं, ये सब जो है लगभग ये लोग हार जाएंगे, तो ठीक है। तो पहला मद्रास, फिर MM,
श्रीरंगपट्टनम, और चौथा में तो ये मर ही जाता है। तो ठीक है, तो 3 तरह की संधियाँ हैं, 3 में, एक पहले में हुई, एक दूसरे में हुई, एक तीसरे में हुई, और चौथे में तो ये मर ही गया। तो पहले का मद्रास है, सेकंड का मैंगलोर है, थर्ड का श्रीरंगपट्टनम है। पहले वाले में वारिंग हेस्टिंग था गवर्नर, सेकंड वाले में भी वारिंग हेस्टिंग था, तीसरे में कार्नवालिस था, और चौथे वाले लास्ट वाले में वेलेजली 1800 में एक जो है कोलकाता में कॉलेज बनाता है, जहाँ पे ये जो ऑफिसर्स हैं, अंग्रेज ऑफिसर, उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक कॉलेज यहाँ पे बनाता है। ठीक है, डेट भी आपने याद कर लिया। तो ये चीज़ें जो है आंग्लो मैसूर से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये जो है एक और प्रश्न आप देखेंगे, बौद्ध जो संगतियाँ हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल बोलते हैं, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जरूर एक आध आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पहली जो संगति कब हुई, कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बुद्ध के परिनिर्वाण बोलते हैं इसको, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। ठीक है, 483 ईस्वी में, और इनका जन्म कब हुआ था, 580 वर्ष की आयु में ये महापरिनिर्वाण इनका हुआ था। ठीक है, स्थान जो है राजगीर बिहार में हुआ था। ठीक है, तो पहला वाला जो हुआ था, इनके महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद करवाया था, उसमें अजात शत्रु था। ठीक है, ये बौद्ध राजा था, एक बौद्ध राजा, ठीक है, अजात शत्रु मगध का राजा था। ठीक है, बौद्ध राजा था, इसने करवाया था। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप ने की थी। ठीक है, उद्देश्य क्या था, बुद्ध के वचनों का संग्रह। ठीक है, बुद्ध के वचनों का संग्रह होगा, जिसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक दो यहाँ पे ग्रंथ जो है तैयार किए गए। ठीक है, तो इनके वचनों यानी इनकी जो शिक्षाएं थी उसकी यहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो सुत्त पिटक में आप देखेंगे क्या था, सूत्र है, मतलब कुछ जीवन के सूत्र दे रहे हैं, सिद्धांत है। ठीक है, और विनय पिटक में विनय की बात कर रहे हैं, आचारों विचारों का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके आप देखेंगे लगभग 100 साल बाद जो है दूसरी करवाता है, और ये होता है कालाशोक के समय में। तो कालाशोक जो है आप देखेंगे ये करवाता है कहाँ, वैशाली बिहार में। ठीक है, कालाशोक शिशुनाग वंश का था, और ये भी जो है बौद्ध राजा था, बौद्ध राजा। तो आप देखेंगे, और इसकी अध्यक्षता जो है ये कौन करते हैं, सभा कमी करते हैं, एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर होते हैं, ये करवाते हैं। ठीक है, तो आप आराम से याद कर लेंगे कि 563 में इनका जन्म होता है बुद्ध जी का, और 483 में पहला होता है, और 383 में दूसरा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बौद्ध संघ का यहाँ पे बंटवारा हो जा रहा है। ठीक है, जो संघ बनाया था महात्मा बुद्ध ने, जिसमें जो है एजुकेटेड लोग अपना डिसीजन वगैरह लेते थे, यहाँ पे बंटवारा हो गया, यहाँ पे थेरावाड़ा वगैरह कुछ जो है संगतियाँ बन गई। ठीक, तृतीय जो है तीसरा वाला अशोक, महान बौद्ध राजा। ठीक है, बौद्ध राजाओं में भी सबसे महान यही था। तो ये जो है 250 में करवाता है, तो 383 के बाद आप देखेंगे सीधा 250 में होता है, यानी लगभग 100 साल, लगभग 130 साल के आसपास के बाद ये करवाता है। ठीक है, ये होता है पाटलिपुत्र में। पहला कहाँ पे हुआ था, राजगिरी में, दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में, तीसरा कहाँ हो रहा है, पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये चीज़ें एकदम रटी हुई आपके जुबान पे होनी चाहिए, क्योंकि इसी में से प्रश्न बनता है। ठीक है, शासक है अशोक बौद्ध राजा, मुगाली पुत्तिस जो है ये अध्यक्षता इन्होंने करी थी। ठीक है, तीसरे पिटक यानी अभिधम पिटक की, पहले वाले में, एकदम पहले वाले में क्या हुआ था, सूत्र पिटक। सूत्र पिटक में क्या था, महात्मा बुद्ध के जो टीचिंग्स थी उसकी बात की थी। विनय पिटक में आचार विचार की बात की थी। ठीक है, अब यहाँ पे अभिधम्म पिटक की बात हो रही है। यहाँ पे अभिधम्म पिटक में क्या होगा, जो संघ है, जो संघ बना है, उसके क्या क्या नियम होंगे उसकी यहाँ पे बात होगी। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की बात है। ठीक है, दर्शन जो फिलोसफी का वाला पार्ट है वो होता है। और चौथी संगति होती है, आप देखेंगे बहुत बाद में होती है, प्रथम शताब्दी में, लगभग इसके 250 में हो रहा है, तो लगभग 250 साल, लगभग 300 साल बाद हो रही है, और ये हो रही है कुंडलवन कश्मीर में। राजा कौन है, कनिष्क, ये भी एक बौद्ध राजा था। बौद्ध संगति करा रहा है तो बौद्ध राजा ही होगा, और कुछ होने का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वसुमित्र ने अध्यक्षता की। ठीक है, और यहाँ पे उपाध्यक्ष का भी नाम पूछता है, तो उपाध्यक्ष तो कौन थे, यहाँ पे अशोक घोष थे, अशोक घोष। और यहाँ पे आप देखेंगे हीनयान और महायान बदल गया। ठीक, दो हो गया। तो महायान जो थे वो ये महात्मा बुद्ध को गॉड मानते थे, और ये जो है हीनयान जो थे ये इनको एक तरह से गुरु ही मानते थे। ठीक है, तो ये वो जो है इनके केवल विचारों वगैरह के और इनके जो दर्शन वगैरह की बातें थी ये उसकी करते थे। और महायान जो थे ये लोग क्या करते थे, ये एज ए गॉड इनको, और ये बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो आजकल आप देखते हैं वो सब इन्होंने शुरू किया। ठीक है, महायान से ही आप देखेंगे कि उसका यही जो है बाद में आप देखेंगे वैष्णव जो उसमें, सॉरी, भागवत जो एक धर्म बना था गुप्ता काल में, भागवत का नाम ने सुना हुआ, परम भागवत, इस तरह से लोग सरनेम लेते थे, वो कहीं ना कहीं यही इसी से इन्फ्लुएंस था। ठीक है, परम सौगात, इस तरह से लोग लेते थे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये चारों संगतियों की बात कर ली, और इसका एक एक फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इससे भी प्रश्न काफ़ी आते हैं। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य। ठीक, तो आपने देखा होगा कि जब मोहम्मद गोरी अटैक करके जो है लास्ट हिंदू किंग, राजपूत किंग जो थे पृथ्वीराज चौहान, 1192 के अंदर उनको जब हरा देते हैं तो दिल्ली पे वो कब्जा कर लेता है। हालांकि उस समय जो है सल्तनत की राजधानी लाहौर रहती है, लेकिन दिल्ली पे कब्जा हो गया था, हालांकि राजधानी लाहौर रहती है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ऐबक कोई अपना जो एक उसका वो था गुलाम था, उसको ये लाहौर की गद्दी पे बिठा देता है, उसी के अंडर में दिल्ली आता है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग सल्तनत काल का शुरुआत मानते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जब शुरुआत होता है तो ये चलता है लगभग मुगल के आने तक। ठीक है, मुगल के जब तक मुगल 1526 में बाबर आ नहीं जाता है तब तक चलता है, तो उसको सल्तनत काल बोलते हैं। और उस समय जो अधिकारी थे और उनके क्या कार्य हैं वो हम लोग आप लोग देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बहुत पूछा जाता है कि ये किसके समय में क्या हुआ। ठीक है, तो आप देखेंगे आरिज मुमालिक, ये क्या होता था, सैन्य विभाग का दीवान अर्ज होता था, प्रधान होता था। ठीक, आरिज मुमालिक बोलते थे। इंसा मुमालिक क्या होता था, पत्राचार विभाग का प्रधान होता था। ठीक, रसालत मुमालिक क्या होता था, विदेश विभाग का प्रधान होता था। अमीर मजलिस सभाओं और दावतों जैसे विशेष उत्सवों का प्रबंध कराता था। ठीक है, अमीर मजालिस। ठीक है, मुस्तौफी मुमालिक कौन करता, राज्यों का खर्चों का जांच करता था। ठीक है, मुशरिफ, ये मुस्तौफी था, ये मुशरिफ ये मुमालिक कौन था, तो महालेखाकार था। ठीक है, और राज्य की आय से संबंधित, इसको एक तरह से उस समय का कैग बोल सकते हैं। ठीक है, दीवान रियासत, बाजार नियंत्रण रखना, दीवान रियासत द ग्रेट खिलजी ने इसको करवाया था। ठीक है, ग्रेट क्या था, बहुत ही खतरनाक था। और तो ये जो है सहनाई मंडी, ठीक है, बाजार मूल्य नियंत्रण, बाट माप की जांच करना। ठीक है, सहनाई मंडी मतलब जो माप करने के लिए होता था ना, 1 किलो 2 किलो, किलो तो खैर बहुत बाद में है, उसमें आधा बटिया ये सब होता था, उसकी जांच करना ताकि कोई घपलेबाजी ना करे, उससे रिलेटेड। मुहतसिब क्या होता था, लोगों का आचरण पर नजर रखता था। ठीक है, और मतशरीफ क्या होता था, शाही कारखाने का देखभाल करता था। ठीक है, बरीद मुबालिक सूचना दाता और गुप्तचर विभाग का। ठीक है, बरीद मुबालिक ये थोड़ा आप लोग क्या, सद्र सद्र उस सुदूर कौन होता था, धर्म संबंधी कार्य करता था। और काजी कौन होता था, न्याय विभाग का प्रमुख होता था। तो ये हो गया अधिकारी। अब फिर उसके विभाग भी होंगे, तो विभाग हम लोग देख लेते हैं। दीवान वजारत वजीर विभाग, दीवान आरिज सैन्य विभाग, दीवान रिसालत विदेश विभाग, दीवान इंसा पत्राचार विभाग, दीवान अमीर को ही कृषि विभाग, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था कृषि विभाग का। दीवान मुस्तखराज, ये अब देखेंगे राजस्व विभाग था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवान खैरात दान विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान कजा मामलिक नया विभाग होता था। दीवान वकूफ होता था व्यय विभाग, ये भी जलालुद्दीन खिलजी द्वारा ये स्थापित था। दीवान बंदगान दास विभाग था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। दीवान इस्तकी पेंशन विभाग था, ये भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया। तो अब आप देखेंगे जब मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत में आता है, तो जैसे हम लोग एक थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऐबक रहता है, ऐबक के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रजिया, रजिया के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद, उसके बाद बलबन। तो ये हो गया आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में तो आप देखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी स्टार्ट करता है, उसका फिर भतीजा अलाउद्दीन खिलजी रहता है, इसको मार के बन जाता है। उसके बाद खिजर खां वगैरह रहते हैं, तो वो सब जो है इसका रहता है, इसका बेटा रहता है जो वो 1320 के आसपास मर जाता है। उसके बाद तुगलक वंश आ जाता है। तुगलक वंश, तुगलक वंश का जो सेकंड राजा, पहला राजा तो फिरोज शाह तुगलक था, सॉरी फिरोज शाह नहीं था, मुहम्मद शाह तुगलक का बाप जो था वो उसने एस्टेब्लिश किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जब बनता है तो उसमें आप देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत जो खिलजी वगैरह ने मतलब जीत उठ के किया था, वहाँ पे आप देखेंगे कि डेक्कन में जो खिलजी ने जीता था, बहुत सारा वॉर जीता था, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। ठीक है, उसमें आप देखेंगे बीदर, तो इनिशियली तो आप देखेंगे कि बहमनी हुए थे। ठीक है, बहमनी किंगडम बना था, लेकिन बाद में ये भी फिर टूट गया। बीदर बन गया, गोलकुंडा बन गया, बुरहानपुर बन गया, बरार बन गया, बीजापुर बन गया, अहमदनगर बन गया, ये सब बन गया। ठीक है, अलग अलग बन गया। तो उसी की ये बात कर रहा है कि वहाँ पे कौन राजा बना। तो फिर अल्टीमेटली आप देखेंगे कि अकबर ने कुछ जीता, कुछ जहांगीर ने जीता, कुछ औरंगजेब ने। मुगल काल में इसको फाइनली जो है दिल्ली में मिलाया जा सका। तो बीदर में आप देखेंगे बरीद शाही, बीदर और बरीद शाही मिलता जुलता है। इसका संस्थापक अमीर बरीद था, नाम लास्ट में बरीद ही रहेगा। और ये देखेंगे 1526 से 27 तक ये रहा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे 1526 में आकर के ये बहमनी से यहाँ पे टूट रहा है, ये आपको ये ध्यान रखना है। पहले किसका पार्ट था, बहमनी का पार्ट था। ठीक है, यहाँ से टूट रहा है। गोलकुंडा कुतुब शाही, गोलकुंडा कुली शाह था। ठीक है, ये 1512 में है, यानी ये 1512 के समय आप देखेंगे कि उस समय लोधी वंश था। ठीक है, लोधी वंश था, उसके आसपास ये हुआ। ठीक है, खानदेश बुरहानपुर फारूकी वंश था, मलिक राजा 1399 में।
1399 में, यानी उसमें कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद, जो उसका था, जो तुगलक वंश का था, ठीक है। और ये बरार, एलिचपुर, गाविलगढ़, इमाद शाही, फतेहुल्ला, ये 1484 में टूट रहा है, ठीक है। आदिल शाही वंश था जो बीजापुर नौरसपुर में था, यूसुफ आदिल खान था 1489 से 90 में। अहमदनगर आप देखेंगे जो महाराष्ट्र में है, निजाम शाही वहाँ पे चलती है। और ये मलिक मोहम्मद 1490 में ये टूटा था। तो ये चीज़ें हो गई। अब उसी समय आप पैरेलली आप देखेंगे कि ये जो है आपका, ऐसे अगर इंडिया का मैप है तो ये डेक्कन हो गया इतना। तो यहाँ पे तुंगभद्रा नदी है, इसके इधर आप देखेंगे यहाँ पे विजयनगर, सेम जगह पे विजयनगर का राइज होता है, ठीक है। विजयनगर ये हिंदू लोगों का था, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि संगम वंश सबसे पहले इन्होंने बनाया 1336 में बनाया, 1336 में 1484 में बना रहा है, ठीक। तो 1336 में कौन था, 1336 में आप देखेंगे कि यहाँ पे गुलाम वंश चल रहा था, नहीं सॉरी, इस यहाँ पे तुगलक वंश चल रहा था, ठीक है। तुगलक वंश, तुगलक वंश चल रहा था, ठीक है। तो उस हरिहर प्रथम और बुक्का ने इसको बनाया था, ठीक है। उसके बाद फिर जो है इसको एक संगम वंश के बाद सालू वंश आता है, उसके नरसिंह सालू जो बनाता है वो 1485 से, एक्चुअली 1465 में एक विजयनगर में एक वॉर होता है, सॉरी 1565 में एक वॉर होता है, वहाँ से ये फिर यहाँ पे ये जो दिखा है ना, यहाँ पे तिरुमल 1565 में एक, सॉरी 1600, हाँ 1565 में एक वॉर होता है जिसको हम लोग विजयनगर का वॉर बोलते हैं। तो जिसमें ये लोग हार जाते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि सलू वंश ये हो गया, और फिर तुलु वंश वीर नरसिंह 505 से 570, ठीक है। तो ये इसका शासनकाल है, ये इसका नहीं है, ये संस्थापक है, ये इस पूरे किंगडम का यहाँ पे शासनकाल। इसी में आप देखेंगे कि तुलु वंश से ये कृष्णदेव राय आते हैं, काफ़ी फेमस रहते हैं। तो इससे आप क्वेश्चन बनता है कि तुलु वंश कौन था, ठीक है। फिर अडुविडु तिरुमल आते हैं, तिरुमाल, ये 1570 से 1650 में। फिर आप देखेंगे कि ये फाइनली जो है मुगल काल में ये इसको मिला लिया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भारतीय इस्लामी संस्कृति, ठीक है, इसमें अब जो है कुछ रचनाएं हुई थी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि नसरुद्दीन मोहम्मद लुआब अल अवाब, ठीक है। नसरुद्दीन मोहम्मद कौन था, ये गुलाम वंश का, रजिया के बाद जो है यही बना था, ठीक है। खजाइन उल फुतूह, अमीर खुसरो जो है, जिसको तूतिया हिंद बोला जाता था, इसने बहुत सारे बुक्स वगैरह लिखे थे। और इसने जो है 7 बादशाहों, बादशाह नहीं बोलते थे उस समय, क्या बोलते थे, 7 राजाओं का राजा बोल सकते हैं, राजाओं का इसने दरबार देखा था, ठीक है। तुगलकनामा लिखे, तारीख अलाई लिखी, किरान सादे लिखा, मितफ़ा उल फुतूह लिखा, आसिका लिखा, तुतीनामा लिखा, तुतीनामा अलग ने लिखा। तो यहाँ तक आप देखेंगे ये अमीर खुसरो ने लिख दिया, ठीक। और तुतीनामा क्या है, जिया नक्शवी ने लिखा है, ठीक है। फुतूह उल सलातिन इसामी ने लिखा है। तबकात नसीरी किसने लिखा है, मिनहाज सिराज ने लिखा है, ठीक है। तबकात नसीरी हो गया, नसीरी का मतलब यहाँ पे नसीर मोहम्मद का ही कहानी लिखी है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, फिरोज शाही वही फिरोज शाह तुगलक का लिखा हुआ है। तारीख फतवा जहांगीर जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। फिरोज शाही शमशेर सिराज ने लिखा है तारीख फिरोज शाही, ये भी उसी का बात कर रहे हैं। मुबारक शाही याहिया बिन ने लिखा है। और ये जो है मुबारक खान जो है उसका बेटा था, खिलजी का, ठीक है। और फुतुहाते फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक ने खुद ही लिखा था, ठीक है। तो तो ये सब बुक जो है ये सल्तनत कालीन है, ठीक है, सल्तनत कालीन। मुगल कालीन साहित्य तो हमने ऑलरेडी देखा था, और सल्तनत कालीन स्थापत्य कला जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में आप देखेंगे कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, ये किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये दिल्ली के अंदर है। फिर कुतुब मीनार भी इसने बनाया था, कंप्लीट हालांकि नहीं हुआ था, ये भी दिल्ली में है, ठीक है। इल्तुतमिश का मकबरा जो है इल्तुतमिश खुद ही बनवा के गया था कि मैं मेरा जो है, मैं जब मरूंगा तो मेरा मकबरा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये दिल्ली में था, ठीक। सुल्तानगढ़ी और नसरुद्दीन का मकबरा कहाँ पे है, ये इसने जो है इल्तुतमिश का ये बेटा था, ठीक है। तो सुल्तानगढ़ी बनाया था इसने, और इसी में जो है फाइनली उसका जब नसरुद्दीन उसका जो बेटा था, रजिया के बाद जो है जो बना था नसरुद्दीन, तो उसने भी वहीं पे अपना मकबरा कर दिया, सुल्तानगढ़ी के में ही कर दिया, ठीक है। लाल महल किसने बनवाया था, बलबन ने। और बलबन का मकबरा भी बलबन ने खुद ही बनवाया था कि मैं जब मरूंगा तो यहाँ पे मकबरा रहेगा, ठीक। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या बनवाता है, जमाते खाना, मस्जिद, अलाई दरवाजा और 1000 सितून स्तंभ, ये सब जो है अलाउद्दीन खिलजी करवाता है। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक था, पहला तुगलक का पहला राजा जो मोहम्मद बिन तुगलक का बाप था, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा और तुगलकाबाद जो सिटी है, तो ये सब जो है दिल्ली के अंदर जो है, ये सब दिल्ली के अंदर बन रही है। तो
ये हो गया। सिकंदर लोदी का मकबरा जो है ये इब्राहिम लोदी उसके बेटे ने बनवाया था, ठीक है। फिरोज शाह का मकबरा फिरोज तुगलक ने अपने नहीं मकबरा बनाया था। जहाँपनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। आदिलाबाद का मकबरा जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुब ऐबक आप देखेंगे अजमेर अजमेर के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा देखने में लग रहा है एक तरह से मस्जिद ही है। जामा मस्जिद इल्तुतमिश बनवा रहा है, ये बहुत बदायूं का, जब ये बदायूं का गवर्नर था तब बनवा। तो ये हमने जो स्थापत्य कला थी और ये सल्तनत कालीन थी उसको हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख गुप्तकालीन अभिलेख और उनके प्रवर्तक। अब ये गुप्ता में एज में जा रहे हैं, एंशियंट में हम लोग जा रहे हैं। अभी तक हम लोग मेडिवल में घूम रहे थे, अब वापस हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि अभिलेख जो थे, ये प्रश्न जरूर आता है। गुप्तकालीन ज़्यादातर चीज़ें अभिलेखों से हमको मिली, किताबों से हमको जानकारी मिली अभिलेख। तो इसमें आप देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति, केरल प्रशस्ति, नालंदा शासन लेख, गया ताम्र शासन लेख, ये सब जो है समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। उदयगिरी का पहला और द्वितीय शिलालेख, मथुरा स्तंभ लेख, गढ़वा का प्रथम शिलालेख, सांची शिलालेख और मेहरौली की प्रशस्ति, ये सब जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का है, ठीक है। गढ़वा का द्वितीय शिलालेख और बिनसड़ स्तंभ लेख गढ़वा का तृतीय शिलालेख, उदयगिरी का तृतीय, गुहालेख, धंधे का ताम्रलेख, मानकुवर का बुद्ध मूर्ति लेख, मंदसौर का शिलालेख, कर्मगाडा का लिंग लेख, कुताईकुड़ी का ताम्रलेख, दामोदपुर का प्रथम द्वितीय ताम्रलेख और बैलागुन का ताम्रलेख, ये जो है कुमार गुप्त। तो आप एक देख रहे हैं कि जो कुमार गुप्त है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में अपना मदद किया था बनाने में, तो ये अभी आप देखेंगे कि इसके सबसे ज़्यादा आपको अभिलेख मिलेंगे, ठीक है। और फिर आप देखेंगे स्कंदगुप्त का मिलता है। स्कंदगुप्त इसी ने जो है हुणों को पराजित किया था, तो इसलिए ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि इंदसौर ताम्रलेख, कहाव स्तंभलेख, सुपिया, भीतरी भीतरी में वो चीज़ मिलता है कि इसने वो हराया था, ठीक है। तो इसी से उनके बारे में पता मिलता है, ठीक है। सेम अब चलते हैं हम लोग वापस मौर्य काल में, ठीक। मौर्य काल में वहाँ पे कुछ प्रमुख अधिकारी थे जो काम देखते थे, ठीक है। तो पोतवा अध्यक्ष आप देख रहे हैं माप तौल का अधिकारी होता था। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का होता था। सूराध्यक्ष शराब के क्रय विक्रय पर नियंत्रण रखता था। देवता अध्यक्ष कौन होता था? पूजा स्थलों का देखरेख करने वाला। और सन्निधाता कौन होता था? राज्य के अर्थ विभाग का मालिक होता था। कर्मातिक कौन होता था? कारखानों तथा खानों की मंत्री होता था। अंतपाल कौन होता था? होता था सीमांत प्रदेशों में बने दुर्ग और सैनिक छावनियों का देखभाल करता था, ठीक है। ब्रजभूमि कौन होता था? गौशाला का निरीक्षण करता था। प्रतिवेदित कौन होता था? सम्राट की प्रत्येक बात की सूचना देने वाला था, ठीक है। युक्त कौन होता था? खोई हुई संपत्ति प्राप्त होने पर उसकी सुरक्षा करने वाला होता था। दौवारी कौन होता था? तो राजप्रसाद के कार्यों का मंत्री होता था, ठीक है। लक्षणाध्यक्ष अध्यक्ष कौन होता था? मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने वाला। गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का अध्यक्ष होता था। कड़ाध्यक्ष पदार्थ पर नियंत्रण करने वाला। मुद्राध्यक्ष मुद्रा विभाग होता था। और सूत्राध्यक्ष राज्य के व्यवसायों का अध्यक्ष होता था। अब हम लोग एंशियंट इंडिया में जो बुक्स वगैरह थे उसको हम लोग देख लेते हैं। इंडिका आपने देखा होगा, ये मेगास्थनीज में लिखी, ठीक है। इसमें जो है इंडिका में मौर्यकालीन जो है चीज़ें हमको आपको देखने को मिली। कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा ये राजशेखर ने लिखी, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि लिखा है मेरतम ने। इसमें से भी आप देखेंगे 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में, ठीक है। राजतंगरी कर्ण ने लिखी है। और इसमें आप देखेंगे कश्मीर का इतिहास है, उसका आजकल विषय वस्तु भी आजकल पूछने लगा है। तो आप देखेंगे कि जो जो मुझे पता रहेगा मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, जो दिल्ली के अंतिम राजा थे, उनके बारे में लिखा हुआ है। नवसंघाहक चरित्र पदम गुप्त ने लिखी। विक्रामोदय बिल्हड़ की लिखी। गौड़वाहो वाघपटी ने लिखा हुआ है। गौड़ राजा सांग वगैरह थे, उनकी कहानी यहाँ पे लिखी। कादम्बरी हर्ष चरित्र बाण भट्ट ने लिखी है। इसमें हर्ष के बारे में शासनकाल में जो हर्ष राजा थे उनके बारे में लिखा गया है। स्वप्न वासदत्ता मालका निमित्रम ये जो है, और अभिकान शाकुंतलम। स्वप्न वासदत्ता आप देखेंगे भास लिख रहे हैं, ठीक है। मालविका मित्रम और अभियान शाकुंतलम और मेघदूत ये जो है कालिदास लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। महाभास से कौन लिख रहा है? पतंजलि लिख रहे हैं, ठीक है। पतंजलि किसके समकालीन थे? ये जो है पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, ठीक है। अर्थशास्त्र कौन लिख रहा है? कौटिल्य। पटल किसके समकालीन थे? मौर्य एम्पायर के। मुद्रा राजशास्त्र विशाख दत्त लिख रहे हैं। इसकी विषय वस्तु है मौर्यकालीन राज, लेकिन ये समय किसका है? गुप्तकालीन, ठीक है। गुप्तकालीन ये लिख रहे हैं। बुद्ध चरित्र आप देखेंगे अशोघोष जिन्होंने चौथे बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष जो बने थे, और ये जो है कनिष्क के राजदरबारी थे, ठीक है। उन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था। और मध्य का सूत्र जो है नागार्जुन ने लिखी। इन्होंने जो है शून्यता का सूत्र दिया था, ठीक है। और ये भी जो है
आप देखेंगे कि पहली सदी के आसपास ये थे, ठीक है। और ये बौद्ध बौद्ध संत थे, जैसे बोलते हैं। महाभारत को आप देख रहे हैं कि वेद व्यास ने लिखा था, रामायण को वाल्मीकि ने लिखा, अष्टाध्यायी जो है पढ़नी लिखे थे। ये भी सम्मेलन को मित्र के संकालीन माना जाता है। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? जनयक ने लिखा है। वही पृथ्वीराज विजय जो मुझे लग रहा है कि जो दिल्ली के राजा थे। उत्तर रामचरितम भगवती ने लिखा है। इसमें रामचरित जो आप देखेंगे पाल वंश के जो राजा थे राम, उनके बारे में, रामपाल थे, उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। और ये भी आप देखेंगे बंगाल के शासकों के दरबार में लिखा गया, लक्ष्मण सेन के दरबार में शायद लिखा हुआ है। इलाहाबाद प्रशस्ति हरिशरण लिखते हैं, और इसमें जो है आप देखेंगे जो समुद्रगुप्त है उसकी बात लिखी हुई, ठीक है। पंच सिद्धांत का और विवाह संहिता कौन लिख रहा है? वराहमिहिर लिख रहा है, ठीक है। ये जो है गुप्तकालीन है। और इसमें आप देखेंगे कि पंच सिद्धांत का वगैरह दे रहे हैं, कुछ सिद्धांत वगैरह की बात कर रहे हैं। 10 कुमारी चरितम जिसमें 10 राजाओं का लिखा हुआ है, ये दंडी लिख रहे हैं। पंचतंत्र विश्वकर्मा, ये लेखक नहीं है, एक तरह से इन्होंने एक तरह से इसको इसके ऊपर कमेंट्री टाइप का लिखा हुआ है, ठीक है। ये पंचतंत्र किसने लिखा है आज तक किसी को पता नहीं चला। इसमें स्टोरीज है, इसमें एनिमल्स जो है, जैसे लोमड़ी, बहुत लालची लोमड़ी, कौवा जो है वो कंकड़ डाल करके पानी, तो इस तरह से जो है एनिमल की स्टोरीज इसमें। कीर्तार्जुनियम भारवी लिख रहे हैं। निष्कटिकम शूद्रक लिख रहे हैं, ठीक है। सुरसूत्र संहिता चरक लिख रहे हैं। चरक जो है किसके राज दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। बृहद कथा मंजरी कौन लिख रहे हैं? क्षेमेंद्र लिख रहे हैं। कामसूत्र कौन लिख रहे हैं? वात्स्यायन लिख रहे हैं। सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती जो है भास्कराचार्य लिख रहे हैं। ये जो है आपके 10वीं सदी के आसपास ये लिख रहे हैं। मत विलास प्रसन्न महेंद्र वर्मन लिख रहे हैं। चरक संहिता अग्निवेश, तो ये हो गया। तो ये काफ़ी एंशियंट जो किताबें थी, इसका विषय वस्तु आप जो है खोज करके आप देख लीजिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आजकल सीधा सीधा बुक्स नहीं पूछता है, कि विषय वस्तु जरूर पूछता है, ठीक है। अब कुछ प्रमुख आंदोलन, ये सब हम लोग मॉडर्न में घुस गए, ठीक है। मॉडर्न में 1 मिनट। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कुछ प्रमुख आंदोलन और उससे संबंधित तथ्य देखेंगे मॉडर्न इंडिया से, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। थैंक यू।